सुनो, इस शादी से इनकार कर दो। अवनी दीक्षित ने जबड़े भींचते हुए कहा तो मेघा ने उसे सिर से पांव तक घूरा। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों इनकार करने लगी शादी से, वो भी तब जबकि कार्ड भी बढ़ चुके हैं। मेघा ने मुंह बनाते हुए अपनी कजन से कहा तुम्हें इनकार करना होगा वरना बहुत बुरा पेश आऊंगी। अपने गुस्से से पागल होने को तैयार थी। क्या मसला क्या है तुम्हारा, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अपनी राह लो वरना चाचा जान से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेघा उसे धमकी देती हुई मुड़ गई तो अवनी ने गुस्से से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, जबकि इस दौरान उनकी सहेलियां उन्हें हैरानी से देख रही थीं। अवनी को धमकी मत दो, तुम नहीं जानती मुझे अच्छे से। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस शादी से इनकार कर दो वरना इतना बड़ा तूफान लाऊंगी कि सब कुछ बहा कर ले जाऊंगी। और अवनी जो कहती है वो करती है, माइंड इट। वो गुस्से से फुनकारती चली गई। मेघा ने अपने होंठ भींचे, कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोली नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अवनी कितनी बदतमीज और अकड़ू है। उसका कोई भरोसा नहीं था। खड़े खड़े अभी मेघा की उसकी सहेलियों के सामने ही बेइज्जती कर देती, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई समझी। यार, लगता नहीं अवनी तुम्हारी कजन है, हमारी भी कजन्स हैं। हम सब कितनी मोहब्बत से रहते हैं और एक तुम्हारी ही कजन है, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, किसी हाल में से सुकून नहीं। सिम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे वो तुम्हें शादी से मना क्यों कर रही थी? कहीं उसका अपना दिल तो नहीं आ गया वैदिक सिन्हा पर? रिया की बात पर मेघा के कान खड़े हुए। बिना कुछ कहे वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती चली गई। वो कोई तूफान लाए या न लाए, लेकिन दीक्षित महल में आज एक तूफान जरूर आना था। अवनी दीक्षित पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रही है और उसके लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक हफ्ते के लिए नैनीताल घूमने गई थी और अब जब वापस आई तो अचानक ही मेघा और वैदिक सिन्हा की शादी की खबर मिल गई और वो तो पागल ही हो गई थी। दंदनाती हुई वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, जहां एसपी वैदिक सिन्हा किसी मुजरिम को हथकड़ी पहनाए हुए पुलिस इंस्पेक्टर को हुक्म दे रहा था कि उसे हवालात में बंद कर दो। अचानक एक खूबसूरत लड़की को अंदर आता देख सब हैरान रह गए थे। एसपी वैदिक सिन्हा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने ही वाला था कि जाते हुए एकदम से ठिठका। सामने से आती लड़की को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। तुम यहाँ? वो हैरान हुआ था। मुझे तुमसे बात करनी है अभी इसी वक्त, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामे पूरे हक से बोली और अवनी की इस हरकत पर वैदिक सिन्हा गुस्से से लाल हुआ था। 1 मिनट, वो गुस्से से दहाड़ा कि पूरा पुलिस स्टेशन कांप उठा। लेकिन अगर कोई नहीं डरी थी तो वो थी अवनी दीक्षित, जो नहीं डरी थी। क्या बदतमीजी है ये, वो माथे पर बल डालते हुए बोला। पुलिस स्टेशन में उसकी इज्जत थी, सब दिल से उसका सम्मान करते थे, उससे डरते थे। एक रौब और दबदबा जिसे सामने खड़ी छटांग भर की लड़की ने मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई थी। अगर तुम 2 मिनट में मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन की ईंट से ईंट बजा दूंगी। एसपी वैदिक सिन्हा, समझे? अवनी ने दांत भींचते हुए कहा। अगले ही पल वैदिक सिन्हा ने सबकी तरफ एक नज़र डालते हुए गुस्से से अवनी को कलाई से पकड़ा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। उसे लिए हुए वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे पैसेंजर सीट पर पटक दिया। फौरन दूसरी तरफ आते ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वैदिक सिन्हा ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी कि अवनी जो कुछ कहने वाली थी उसके शब्द उसके तालू से ही चिपक कर रह गए थे। वैदिक, गाड़ी की स्पीड स्लो करें, आप जानते हैं मुझे गाड़ी की तेज रफ्तार से डर लगता है, वो घबराए हुए टूटे फूटे शब्दों में बोली। वैदिक का दिमाग इस वक्त गुस्से से इतना भर गया था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो इस गाड़ी को किसी खाई में गिरा दे या साथ बैठी इस लड़की को। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। अवनी ने मुश्किल से खुद को डैशबोर्ड से टकराने से बचाया और सहम कर वैदिक की ओर देखने लगी। तुम मुझे मारने के दर पर हो? अपने से 8 साल बड़े वैदिक सिन्हा को वो हमेशा ही तुम कहती थी। अभी भी उसका लहजा बदतमीजी से भरा हुआ था, जिस पर वैदिक ने गुस्से से उसे घूरा। उतरो गाड़ी से। वैदिक की सख्त आवाज पर अवनी ने अपने होंठ बुरी तरह भींच लिए। नहीं उतरूंगी जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते, अवनी जिद्दी लहजे में बोली। कौन से सवाल का जवाब चाहिए? अब की बार वैदिक सिन्हा ने माथे पर बल डालते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेघा के साथ शादी करने की? वो उसे घूरते हुए बुरी तरह चिल्लाई। 1 मिनट,
तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? इतना हक दिया है मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर सको? उसकी बात पर वैदिक सिन्हा को बेहद गुस्सा आया था। हक की बात मत करो वैदिक सिन्हा, तुम सिर्फ मेरे हो, याद रखना इस बात को, किसी मेघा बेगा के नहीं। अवनी की जिद और बदतमीजी से वैदिक ने मुश्किल से खुद को काबू में रखा हुआ था। ये लड़की हमेशा से उसके लिए इम्पॉसिबल रही थी। 19 साल की थी, लेकिन हरकतें अब भी बच्चों जैसी थीं। गाड़ी से उतरो और अंदर जाओ। दोबारा मुझे मेरे पुलिस स्टेशन में नजर मत आना, वरना सीधा जेल में बंद कर दूंगा। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए वैदिक ने उसे डराना चाहा। तुम मुझे बंद करोगे? वो अपनी उंगली अपने सीने पर रखते हुए एक रहस्यमयी अंदाज में बोली थी, जिससे कि वैदिक एक पल के लिए बुरी तरह चौंक गया था। किसी की इतनी जरूरत नहीं कि अवनी को उसकी मर्जी के बिना छू सके। जेल में बंद करना तो बहुत दूर की बात है। और मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी। अवनी दीक्षित से, समझे तुम? अवनी गुस्से में कहती हुई गाड़ी से नीचे उतरी और दीक्षित महल में दाखिल हो गई, जबकि वैदिक सिन्हा ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर 2 मुक्के मारे और गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा दी। मेघा जैसे ही घर में दाखिल हुई बहुत गुस्से में थी, लेकिन घर में रौनक भरा माहौल बना हुआ था, शोरगुल था, ड्राइंग रूम से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं। तो वो उसी ओर बढ़ गई तो वहां अपनी सबसे प्यारी, सबसे चहेती आंटी, जो उसकी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, सिया आंटी को देखकर खुशी से फूली नहीं समाई और सीधा जाकर उनके गले लग गई। उसकी सिया आंटी कनाडा में रहती थी और बहुत कम हिंदुस्तान आती थी। वो उनसे ऑनलाइन संपर्क बनाए रखती थी। उसे अपनी ये सिया आंटी बहुत पसंद थी। वो अपने बेटे समीर के साथ कनाडा में रहती थी और उनके पति की डेथ को काफ़ी अरसा हो चुका था। वो वापस अपनी सिया आंटी की ओर मुड़ी। आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। वो सब कुछ भूलती हुई उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। मेरी बेटी की शादी थी तो मैं कैसे ना आती? जाहिर है मैंने तो आना ही था, और फिर सोचा था अपनी बेटी की शादी पर एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। मेघा ने उनके गले में बाहों का हार डालते हुए कहा। इतने में उनका बेटा समीर अंदर दाखिल हुआ और अवनी, जो न जाने कब से अपने मोबाइल पर बिजी थी, अब अचानक ही अवनी की नज़र उसकी ओर उठी। हेलो समीर जी, कैसे हैं आप? धीरे से हेलो करते हुए उसने समीर का हालचाल पूछा था, तो समीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सब लोग ही खुशगप्पियों में बिजी थे। कल मेहंदी का फंक्शन था और परसों बारात थी। मेघा जैसे ही अपने कमरे में आई तो उसे अवनी की सारी बातें फिर से याद आने लगीं। उसके नसों में जैसे आग दौड़ गई थी, लेकिन वो फिलहाल खामोश रही। वो देखना चाहती थी अवनी किस हद तक जा सकती है और वो अब क्या करने वाली है। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया था। ऐसे में अवनी कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। एक ही घर में रहते हुए अवनी का यूं गायब होना भी मेघा को हैरान कर गया था। अब कल शुभ विवाह का मुहूर्त था और फिर विदाई। न जाने क्यों मेघा के दिल में अवनी को लेकर एक डर बैठ गया था। वो लड़की जो इतने हमलावर अंदाज में यूनिवर्सिटी में सबके सामने उसे शादी रोकने को कह रही थी, आज मेहंदी के फंक्शन में उसकी गैर मौजूदगी और उसकी चुप्पी कहीं आने वाले तूफान का इशारा तो नहीं? न जाने ऐसी कितनी सोचें थीं जिन्होंने मेघा को बुरी तरह परेशान कर रखा था। वो भी अपना सारा मामला भगवान पर छोड़कर बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद लीं। दीक्षित महल में 2 परिवार बसे हुए थे, सागर दीक्षित और मनोज दीक्षित। सागर दीक्षित की 2 बेटियां थीं, मेघा और मुस्कान। सागर जी को अपनी दोनों बेटियां बहुत प्यारी थीं। वहीं दूसरी तरफ सागर दीक्षित के भाई मनोज दीक्षित का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था राम दीक्षित, जबकि बेटी अवनी दीक्षित थी, जो बेहद जिद्दी, अकड़ू, मुंहफट और गुस्सैल थी। उसकी नेचर से लगभग पूरा खानदान जानकार था। कोई भी उससे ज़्यादा मुंह नहीं लगता था, क्योंकि वो बेहद बदतमीज और असंस्कारी लड़की थी। और ये सब अवनी के पापा मनोज जी और उसके भाई राम के बेपनाह लाड प्यार का नतीजा था। दीक्षित महल के पास ही एक सिन्हा हवेली थी। सिन्हा हवेली में सागर जी और मनोज जी के सबसे करीबी दोस्त राज सिन्हा रहते थे। उन्हें भी भगवान ने एक बेटा और एक बेटी का अनमोल खजाना दिया था। बड़े बेटे वैदिक सिन्हा का रिश्ता उन्होंने अपने दोस्त सागर की बेटी मेघा के साथ बचपन में ही तय कर दिया था। अब वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हुए और अब उस रिश्ते को पूरा करने का वक्त आ गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अवनी ने सब कुछ बिगाड़ने का प्लान कर लिया था। अब देखना ये था कि कल बारात आने पर वो कौन सा नया तूफान खड़ा करने वाली थी।
पंडित जी के कहने पर दूल्हा और दुल्हन को मंडप में लाकर बिठा दिया गया था। पंडित जी शादी के मंत्र बोलते हुए दूल्हा दुल्हन से छोटी मोटी रस्में करवा रहे थे। अब तुम लोग फेरों के लिए खड़े हो जाओ। पंडित जी के मुंह से ये सुनते ही मेघा ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसके दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ वैदिक सिन्हा बहुत ही बेचैन अंदाज में बैठा हुआ था। 1 मिनट पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। इससे पहले कि मेघा और वैदिक फेरों के लिए खड़े होते, अचानक अवनी की आवाज ने सबको बुरी तरह चौंका दिया। क्या मतलब? क्यों नहीं हो सकती? इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, सागर जी ने गुस्से भरी नजर अवनी पर डालते हुए फिर अपने भाई मनोज की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मनोज, अपनी बेटी को संभालो। ये क्यों रंग में भंग डाल रही है? क्योंकि मैं कह रही हूं कि ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। रोक दीजिए शादी को। अवनी दीक्षित अपने पुराने हठ धर्म लहजे में बोलती हुई सबको हैरानी में डाल गई। इससे पहले कि सागर जी उसे कोई सख्त बात कहते, मनोज जी आगे बढ़े और अपनी बेटी की कलाई को सख्ती से पकड़ा। क्या तमाशा लगा रही हो यहाँ पर? और क्यों शादी रोक रही हो? चलो मेरे साथ, उन्होंने दबे दबे गुस्से में अवनी को घूरते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल अवनी ने अपनी कलाई झटक कर छुड़ा ली। क्यों जाऊं मैं? कहीं नहीं जाऊंगी। वैदिक ये शादी नहीं कर सकता। वैदिक और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ये आपकी भतीजी हमारे बीच में आ गई है। इसे कहिए कि हट जाए हमारे रास्ते से, क्योंकि वैदिक की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। अवनी के बेहद तीखे लहजे ने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया था। उसके बाद पर वैदिक सिन्हा अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की इंतहा थी। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा अवनी। अब अगर तुमने एक भी शब्द गलत कहा तो। चिल्लाता हुआ वैदिक आगे बढ़ा। चलो मेरे साथ, मनोज जी ने फिर से अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी पापा, क्योंकि वैदिक की शादी सिर्फ मुझसे होगी। ये मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकता, बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। अवनी ऊंची आवाज में बुरी तरह चिल्लाई थी। अगले ही पल मनोज जी का हाथ उठा और उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ गया। अवनी ने हैरानी से अपनी आंखें फैलाते हुए अपने बाप की ओर देखा। आज पहली बार उस इंसान ने उस पर हाथ उठाया था जिसने कभी उससे ऊंची आवाज में भी कुछ नहीं कहा था। राम ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी बहन की इस बेहुदा बर्ताव को देखा। उसे भी आज बेहद अफसोस हो रहा था। वो भी गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल रीना ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। रीना को लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता था। राम और रीना की शादी को 1 साल हुआ था और अब वो उम्मीद से थी। राम ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो अपनी जगह थम सा गया, लेकिन मामला यहाँ खत्म होता नजर नहीं आ रहा था। अवनी ने बेहुदा हरकतों का तूफान मचा दिया था। उसे हर हाल में वैदिक सिन्हा से शादी करना थी, जिसके लिए वो खुद को भी गिरा रही थी और अपने चरित्र को भी दागदार कर रही थी। मेघा की आंखों में आंसू भर आए। अवनी इस हद तक गिर जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपनी और वैदिक सिन्हा की झूठी तस्वीरें भी सबके सामने रख दी। वो हर तरह से खुद को सच्चा साबित करती हुई वैदिक पर आरोप लगाती जा रही थी। वैदिक, तुम ही बताओ बेटा, क्या अवनी जो कुछ कह रही है वो सच है? क्या ये तस्वीरें सच्ची हैं? वैदिक के पापा राज सिन्हा ने उन तस्वीरों को वैदिक के सामने करते हुए बहुत उम्मीद भरे शब्दों में पूछा था। वैदिक ने वो तस्वीरें देखी। उन्हें देखते ही 1 मिनट में ही वो समझ गया था कि वो सारी तस्वीरें नकली थीं। लेकिन अवनी की हिम्मत और उसकी दृढ़ता को दिल ही दिल में वो सराहे बिना नहीं रह सका। जी पापा, अवनी जो कह रही है वो सच है। मंडप से नीचे उतरते हुए वो अवनी के सामने जाकर खड़ा हुआ। अवनी ने आंसू पोंछते हुए हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं आया कि वैदिक सिन्हा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। एक पल को वैदिक की आंखों में देखते हुए उसका दिल बुरी तरह से सिकुड़ा था, लेकिन अगले ही पल वो वापस अपनी हठ धर्मिता वाली स्थिति में लौट आई थी। शुक्र है वैदिक, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ। अब मुझे यकीन है हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। वो वैदिक का हाथ हमें बहुत ही बेशर्मी के साथ बोलते हुए अपने बाप का सिर शर्म से झुका गई। क्यों नहीं, मैं कुछ पल के लिए भटक जरूर गया था जो तुम्हारी मोहब्बत से मुंह मोड़ गया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो चुका है और मुझे ये भी एहसास हो चुका है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने शादी को रोक दिया, वरना न जाने आज कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। मैं अभी और इसी वक्त अपनी दीक्षित से शादी करना चाहता हूँ। अंकल जी, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए।
वैदिक सिन्हा ने होंठ भींचते हुए बेहद ठंडे लहजे में मनोज जी से कहा। मेरे लिए ये आज से मर गई है वैदिक सिन्हा। मेरी तरफ से अब जो मर्जी चाहे वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज के बाद मुझे खुद का बाप नहीं कहेगी ये, और ना ही मेरे सामने आएगी, वरना मैं इसे तो कुछ नहीं कह सकता, खुद को जान से मार दूंगा। वो अत्यधिक संयम के आलम में लाल आंखों से कहते हुए वहां से वॉकआउट कर गए। अवनी की आंखें आंसुओं से बुरी तरह भर गईं। अपने पापा के कड़े शब्दों पर वो अंदर ही अंदर बुरी तरह मरी थी। राम दीक्षित आगे बढ़ा था। आप भी पापा के हम ख्याल होंगे ना? अवनी तिरस्कार और दुख से बोली। नहीं, मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने आया हूँ। शादी शुरू करें पंडित जी। आज दीक्षित महल में एक बेटी का श्राद्ध है। इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। राम ने अत्यधिक संयम का प्रदर्शन करते हुए कहा, और फिर मेघा बहुत ही चुपचाप अपनी जगह से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। कुछ ही देर में अवनी और वैदिक का विवाह हो गया। अवनी के चेहरे को एक गहरी मुस्कान ने छुआ था, जिसे वैदिक ने गहरी नजरों से देखा। इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो, इसे यहाँ से ले जाओ वैदिक। राम इस समय संयम के कड़े दौर से गुजर रहा था। वैदिक ने राम के चेहरे पर अत्यधिक गुस्सा देखा और फिर अवनी की कलाई को मजबूती से थामे वहां से बाहर निकल आया। राज सिन्हा भी उनके पीछे ही निकले थे। पहली बार दीक्षित महल में किसी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। कहाँ तो दीक्षित फैमिली बेटियों को घर की चार दीवारी में बंद करके रखते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन समय के साथ सोच बदली थी। वो पुराना समय था, यही सोचते हुए अब आज के नए दौर में दीक्षित महल की लड़कियों को अपने माँ बाप का पूरा पूरा सपोर्ट हासिल था। उन्हें हर तरह की आज़ादी दी गई थी। उनकी हर इच्छा को पूरा किया जाता था, शिक्षा से लेकर घूमना फिरना तक, जीवन का आनंद लेना, कुल मिलाकर पसंद की हर चीज़ उन्हें मुहैया कराई गई थी। और आज मनोज जी को लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज उनकी बेटी ने उनका सिर झुका दिया था कि वे भरी महफिल में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मेघा स्टेज से नीचे उतरी तो अपने बाप को देखा। सागर जी की आंखें भी नियंत्रण से लाल हो रही थीं। उन्होंने बेटी के सर पर स्नेहपूर्ण हाथ रखा। हाय, क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने, बहनों जैसी कजिन, इसके दूल्हा को ही ले उड़ी। अब कौन करेगा इससे शादी? हाँ, बारात आकर वापस चली जाए तो कौन करता है भला ऐसी लड़की से शादी? हाल तो देखो, चक्कर परिवार की छोटी बेटी से चला और बड़ी को लेकर जा रहा था। हाय, क्या जमाना आ गया है, घोर कलयुग की निशानी। वहां मौजूद महिलाओं की टिप्पणियां भी उनकी तक पहुंच रही थीं। सिया का दिल इन सब बातों से काफी दुखा था और उन्होंने सागर जी से अपने बेटे समीर के लिए मेघा को मांग लिया। जहां सारे परिवार वालों की जबानें बंद हो गई थीं, वहीं समीर और मेघा को एक बहुत बड़ा झटका सा लगा था। मम्मा, ये संभव नहीं है, समीर धीरे से बड़बड़ाया था। माँ की खातिर माँ के कहे शब्दों का मान रखना ही होगा बेटा, वो उम्मीद भरे शब्दों में बोली थी और वो बुरी तरह फंस चुका था। गहरी सांस लेते हुए वो इस शादी के लिए राजी हो गया और फिर सबकी आपसी रजामंदी से मेघा और समीर की शादी हो गई। सागर जी ने भी संतोष की सांस ली। इस वक्त तो समीर और मेघा दोनों ही स्टेज पर थे, लेकिन चारों ओर बहुत शांति महसूस हो रही थी। मेघा अब भी घूंघट में थी। वो समीर को एक नज़र देखती फिर पलकों को झुका लेती, जबकि समीर ने इसे एक नज़र भी उठाकर देखना गवारा नहीं किया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी जिसे मेघा समझ नहीं पा रही थी। विदाई का वक्त आ चुका था। सिया जी ने मेघा को विदा करके शहर में मौजूद अपने अपार्टमेंट में ले जाने का इरादा किया था और समीर ने कोई आपत्ति नहीं की। वो इस पूरे समय के दौरान चुप ही रहा था। समीर को सब कुछ समझाते बुझाते वो सबसे पहले अनुमति लेती अपने अपार्टमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन के आने से पहले ही निकलने लगी, ताकि वहां जाकर अपनी नई नवेली बहू का स्वागत कर सके। बेटा, आज तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। सागर जी ने समीर के कंधे पर हाथ रखकर ठहर ठहर कर कहा था। समीर जवाब में सिर्फ मुस्कुराया था। वो उन्हें शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर सका। धीरे धीरे सारे मेहमान जाने लगे तो सागर जी ने अपनी आज्ञाकारी बेटी को समीर के साथ विदा कर दिया। वो मेघा को लेकर अपनी कार की ओर बढ़ा। सभी का आशीर्वाद लेती हुई मेघा विदा होती समीर के साथ चली गई, जबकि अवनी दीक्षित किसी का भी आशीर्वाद नहीं ले सकी थी। सांत्वना रखो मनोज, शायद भगवान को यही मंजूर था। सागर जी अपने भाई के पास आए। उनकी आंखों में आंसू देखकर बोले, भाई, बेटियां ऐसा क्यों करती हैं? इतने लाड प्यार से पाला और सब बर्बाद कर दिया। वो बहुत दुखी हुए तो सागर जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया।
आज का हुआ हादसा भी दोनों भाइयों को अलग नहीं कर पाया। काफी लोगों ने दोनों भाइयों की मोहब्बत को जलन से देखा। सारे रास्ते में चुप्पी छाई हुई थी। समीर ने मेघा से कोई भी बात नहीं की। मेघा नहीं जानती थी कि वो क्यों परेशान था। मेघा का दिल घबराने लगा। उस समय शाम के साए गहरे हो रहे थे। समीर कार की स्पीड बढ़ाए हुए था और फिर कुछ ही देर में वो अपने अपार्टमेंट में प्रवेश कर गया। कार को कार पोर्च में खड़ा करता वो तेजी से नीचे उतरा और अंदर की ओर बढ़ता कि तभी उन्हीं कदमों वापस पलटकर मेघा को कार से उतारते हुए अपने साथ अंदर बढ़ गया, जहां सिया जी ने पूरी गर्मजोशी से अपनी नई नवेली बहू का स्वागत किया। और मेघा तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसकी सिया आंटी ने वाकई आज साबित कर दिया था कि वो मेघा से दिलो जान से प्यार करती थीं। उसे कुछ रस्मों के बाद एक कमरे में ले जाया गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं सजा था वो कमरा, लेकिन फिर भी लाल गुलाबों की पत्तियां जगह जगह अपनी खुशबू फैला रही थीं। कमरे के बीचों बीच जहाजी साइज बेड पर उसे बिठाया गया तो उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। कहाँ सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। कहाँ तो वो एसपी वैदिक सिन्हा की सेज सजाने वाली थी और अब एकदम से दूल्हा ही बदल गया था। उसकी पलकें शर्म और हया से झुक गई थीं। वो एक आज्ञाकारी बेटी थी और इस आज्ञाकारिता में वो वैदिक की बजाय समीर की दुल्हन बन गई। वक्त थोड़ा और सरका। वो कितनी ही देर तक बैठी समीर के आने का इंतजार करती रही, लेकिन समीर का कहीं कुछ पता नहीं था और बाहर भी पूरी खामोशी छाई हुई थी। मेघा का दिल एकदम घबराने लगा। वो भरे पूरे घर से आई थी। इस तरह की खामोशी महसूस करते हुए उसे घुटन सी होने लगी। वो धीरे से बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर आ गई। चारों ओर खामोशी का राज था। उसके शरीर में एक ठिठुरन सी होने लगी थी। वो नाजुक सी दुल्हन राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे के बाहर आ गई। अंदर से बातों की आवाजें आ रही थीं। उसने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाजा जरा सा खुला। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मामा। आप जानती भी हैं कि मैं अकेला नहीं, एक बच्चा भी है मेरा, और जब मेघा को ये बात पता लगेगी तो क्या बीतेगी उस पर। समीर की बात सुनते मेघा के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। उसके पूरे शरीर पर एक डर सा तारी हो गया था। कमरे का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। सिया आंटी और समीर ने पलटकर मेघा की ओर देखा, जिसके चेहरे का रंग एकदम लट्ठे की तरह सफेद हो चुका था। सिन्हा हवेली में प्रवेश करते वैदिक सिन्हा गुस्से में अवनी की कलाई थामे अपने कमरे की ओर बढ़ा। रुको वैदिक। अपने पीछे राज सिन्हा की पुकार सुनते वो एक पल के लिए रुका, जबकि अवनी का चेहरा बेहद सपाट था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। छोड़ो उसका हाथ, उन्होंने आदेश दिया। कुछ करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे। संध्या जी ने हल्के से दोनों बाप बेटे की ओर देखा। नहीं पापा, हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, वो ठंडे लहजे में बोला, जबकि भीड़ में अपनी बेइज्जती वो भी नहीं भुला पा रहा था। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। राज सिन्हा जानते थे इस वक्त तो वैदिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और वो गुस्से में अवनी को कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो ऐसा कह रहे थे। वो बाप थे और बेटे की आंखों में इतना तो पड़ ही चुके थे कि वो अवनी से मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ जिद में आकर अवनी से शादी कर चुका था। हरगिज नहीं, आप चाहें तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दें। वैदिक सिन्हा अपने नाम की औरत को कभी नहीं छोड़ेगा। पत्नी है अब वो मेरी, और पत्नी हमेशा पति के साथ रहती है। वो बाप की आंखों में आंखें डालते हुए बोला था, जबकि उसकी इतनी दहाड़ पर ही अवनी के हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। अपनी बात कहते हुए वो अवनी को घसीटता कमरे की तरफ ले गया। अब क्या होगा राज साहब? संध्या जी ने डरते हुए अपने पति को देखा, जो अपना माथा मसलते हुए रह गए थे। जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप के मुंह को आने लगती है, ऐसा सुना था, आज उन्होंने देख भी लिया था। कमरे में ले जाते वैदिक ने उसे बिस्तर की बजाय जमीन पर पटक दिया और गुस्से में दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अपनी कारपेट पर मुंह के बल गिरी थी। नम आंखों से वैदिक को देखा, जो अपनी शेरवानी पल में उतारकर दूर फेंक चुका था। अवनी का दिल 120 की रफ्तार से धड़का था। उसने अपनी तानाशाही दिमाग को चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी माफ हो चुका था। वो सामने खड़े इंसान की अब पत्नी बन चुकी थी। फिर कैसे उसे रोक लेती, वो भी इस हालत में जब वो जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। वो अब अपनी शर्ट को उतारते हुए उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है। अवनी अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई थी, जैसे वो भी अपनी सजा पाने को तैयार थी। वो जानती थी कि वैदिक उसकी आत्मा तक को रौंद कर रख देगा, सब जानती थी वो, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की अंदर ही अंदर डरी और सहमी हुई थी। वो 19 साल की थी,
उसके शरीर की नाजुकियां भी कम उम्री की थीं। ऊपर से वैदिक सिन्हा का बॉडी बिल्डर जैसा शरीर, चौड़ा सीना और कसरती कदकाठी। उसे शर्ट उतारते देखकर उसने अपनी पलकों को झुका लिया। अगले ही पल वैदिक ने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। अवनी ने अपनी हिरनी जैसी आंखें उस शेर की आंखों में गड़ाई, जो इस समय आग के गुब्बारे की तरह भड़क रहा था। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ आने का, मेरी बाहों का हार बनने का। चलो आज तुम्हारा ये अरमान भी पूरा करता हूँ, जिसके लिए तुमने इतने पापड़ बेले। इसका इनाम तो बनता है ना। वैदिक ने गुस्से की अति पर जाते हुए उसकी बीच से अलग कर दिया, जबकि अपनी पत्थर जैसी निगाहों से वैदिक को देखने लगी। वो ये तो जानती थी कि वैदिक उसे कड़ी सजा देगा। उसे उसकी संगत की मार भी झेलनी पड़ सकती है, या फिर वो उसे अपमानित भी कर सकता है। वो हर सजा के लिए तैयार थी, लेकिन वो इस तरह उसकी इंसल्ट करेगा, इसका उसे अंदाजा नहीं था। वो इतनी सख्त हो गई थी कि खुद को छिपाना भी भूल गई। ऐसे मत देखो जैसे तुम दुनिया की सबसे दुखी लड़की हो और मैं तुम पर जुल्म करने वाला शैतान। यही सब चाहती थी ना तुम, तो वही कर रहा हूँ, लेकिन स्टाइल थोड़ा अलग होगा। जब तुम्हारी आवाज़ से ये पूरा महल कांप उठेगा, तभी मेरे इस जलते हुए दिल को सुकून मिलेगा। वो उसे बिस्तर पर पटकते हुए बिना लाइट्स ऑफ किए उस पर बादल बनकर छा गया। अवनी को लगा जैसे उसका सांस रुकने लगा है। उसने कोई सवाल नहीं किया था, कुछ कारण नहीं पूछा था, बस सीधा सीधा सजा सुना दी थी। पुलिस वाला था ना, सजा देना तो उसका काम था। अवनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ओपन योर आइज माई लव। एक सेकंड के लिए भी तुमने अपनी आंखें बंद की तो तुम्हारी सजा को और भी बदतर बना दूंगा, वो गुस्से से चिल्लाया। तो अवनी ने कांपते हुए अपनी आंखें फौरन खोल दी। दीक्षित महल से सिन्हा हवेली तक का सफर मुबारक हो मिसेज अवनी। वैदिक सिन्हा, तुम पर तुम्हारी जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम सांस लेने को भी मोहताज हो जाओगी। उसकी बात पर अवनी ने हल्के से मुस्कुरा दिया, एक कड़वी और दर्द भरी मुस्कान। उसकी मुस्कान वैदिक को जहर लगी। सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? आखिर मैं भी तो देखूं वैदिक सिन्हा की मर्दानगी। आखिरकार शादी की है, कोई खेल तो नहीं खेला। अवनी के शब्दों के तीर एक बार फिर से बरसे थे, जबकि उसकी आंखें उसके शब्दों का साथ नहीं दे रही थीं। पर उसके शब्द वैदिक सिन्हा के दिमाग में जाकर बैठ गए थे। राजपूत खून था, जोश तो मारना ही था। अगले ही पल वो सारे पर्दे गिराता चला गया और मजबूती से उसकी, जिससे कि अवनी का चेहरा एकदम लाल पड़ा था, लेकिन वो जरा सा भी नहीं सिसकी। पर वैदिक के यहाँ पर ही बस नहीं हुई थी, वो उसकी, अब धीरे धीरे वो उसके दिल के स्थान पर आ गया और फिर वहाँ पर भी उसने अवनी को एकदम चोट पहुँचाई थी। आंसू अवनी की आंखों से टूटकर तकिए में समा गए, लेकिन उसने न आह भरी न आंखें बंद की। अपने बाप और भाई के चेहरे आंखों के सामने घूमे। भरी महफिल में उनके झुके सिर याद करती वो बेहिस लेटी रही। वैदिक ने गुस्से की आखिरी हद तक जाते उसकी नरम धड़कनों को बुरी तरह मसला था और वो दांत पर दांत जमाए इस दर्द को भी सह गई थी। अब तो ये दर्द और न जाने कितनी तकलीफें उसे सारी जिंदगी सहनी थीं। उसके शरीर के हर हिस्से को अपनी नफरत से दागदार करता वो उसके चेहरे के पास आया, जहाँ जरा भी डर नहीं था। वो निडर होकर वैदिक को ही देख रही थी। बहुत लड़कियां देखी हैं वैदिक सिन्हा ने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन तुम जैसी बेशरम और ढीठ लड़की आज तक नहीं देखी, जिसकी आंखों में ना शर्म है ना हया। वो उसके ऊपर सारा वजन डालते हुए गुस्से से गरजते हुए बोला था। अवनी ने एक नज़र उसे देखा। मेरे अलावा किसी और को देखा तो तुम्हारी जान ले लूंगी वैदिक सिन्हा, वो उसके कंधों को दबोचते हुए आक्रामक अंदाज में बोली, जबकि उसके छोटे छोटे हाथों में उसके भरे भरे मसल्स समा ही कब रहे थे। तुम देखना, तुम्हारी जात को आज इतना रो दूंगा कि तुम खुद मुझसे पनाह मांगोगी। अभी तुम वैदिक सिन्हा को जानती नहीं हो। जब ये पागल होता है तो उसका मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। भूले मत वैदिक सिन्हा, मैं भी राजपूत बेटी हूँ और मेरे अंदर भी राजपूत खून बह रहा है। और ये उस खून का ही कमाल है कि आज तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सेज पर तुम्हारे साथ लेटी हूँ। किसी भरम में मत रहना, अगर तुम राजपूत हो तो मैं भी वही हूँ। आज तुम्हारी सेज पर हूँ तो उसकी वजह मैं खुद हूँ, क्योंकि अवनी दीक्षित जो चाहती है वो पाकर रहती है। वैदिक सिन्हा जो उसे सजा तो देना चाहता था, लेकिन उसका नाजुकपन देखता फिर से दिल पर पत्थर रखता पीछे हटने लगा था।
लेकिन अपनी दीक्षित ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर गई कि वैदिक के अंदर के सोए जानवर को जगा गई। अगर ऐसी बात है तो फिर इस वैदिक सिन्हा को पूरी तरह से अपने अंदर उतरता महसूस करो, बिना पलक झपकाए। वो उसमें इस तरह एडजस्ट हुआ कि उसकी सांसें रोक दी। अवनी अपना सांस रोके उसे बेयकीनी से देख रही थी। वो वाकई उसके लिए जालिम साबित हुआ था। अवनी बेडशीट थामे अपनी घुटी घुटी सिसकियां अपने अंदर ही घोंट रही थी। वैदिक का ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। उसे लगा था वो उसे गुस्सा करेगा, थोड़ा सुनाएगा, लेकिन अपनी दीक्षित को अपनी गलती का एहसास हो तो वो कोशिश करेगा कि दरगुजर कर दे। जो भी था वो बचपन से अवनी को जानता था। दोनों परिवारों में खूब आना जाना भी था और इस तरह एक दूसरे से लगाव भी काफ़ी हो गया था। लेकिन अपनी दीक्षित का एटीट्यूड, उसकी बदतमीजी ने वैदिक को मजबूर कर दिया था कि वो उसे उसकी ही जबान में समझाए। वो उसके जुनून को सहन कर गई थी। वो नाजुक सी लड़की अपने जुनून में इतनी अंधी हो गई थी कि इस तकलीफ को भी वो सहन कर गई थी। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम्हारे अंदर के जुनून को देखना है कि कब तक मेरा जुनून सह सकती हो। उसके आंसू टूट कर तकिए में समा रहे थे, लेकिन वो बाकी पलकें नहीं झपका रही थी। दोनों एक शरीर और एक जान हो रहे थे, पर दोनों की आंखों में जुनून था। एक की आंखों में नफरत का जुनून, जबकि दूसरे की आंखों में मर मिटने का जुनून। वो उसे हर तरह से तोड़कर रख देना चाहता था ताकि वो सिसके और उससे रहम की भीख मांगे, और वो दे भी देता। एक बार कहती तो सही, उसे रोकने की कोशिश तो करती, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसे उकसा रही थी, या शायद खुद के लिए उसने यही सजा तय की थी। वैदिक एकदम पीछे होता हुआ बिस्तर से उठ गया। वो उसे और तकलीफ दे ही नहीं सकता था। वो वाकई बहुत नाजुक थी। उसकी बिखरी हालत देखते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके शब्द जितने कठोर थे, उसका शरीर उतना ही नरम। वैदिक ने लाइट्स ऑफ कर दी और झटके से कंफर्टर को उसके ऊपर डाला, लेकिन इस बार उसे छूने की गलती नहीं की। उसकी हालत वैदिक को उस वक्त दया की पात्र लग रही थी। भले वो मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन अब वो और उसकी कठोरता सहन नहीं कर सकती थी। बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होते हुए वो अपने अंदर के गर्म खून को ठंडा कर रहा था। वो खुद भी अधूरा रह गया था और उसे भी अधूरा छोड़ाया था, और कैसे उसने खुद पर काबू किया ये वही जानता था। वो आंखें नीचे अपने ऊपर पानी के कतरों को गिरते हुए अपने अंदर के जानवर को सुला रहा था और कसम खा रहा था कि अब वो अवनी के करीब कभी नहीं जाएगा, बल्कि अब उसे वो और तरह की सजा देगा। दूसरी तरफ अवनी अभी तक वैसे ही लेटी हुई थी। उसकी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि वो सीधी होती या उठकर ही बैठ सकती। जैसे ही वैदिक बाथरूम में बंद हुआ, वो सिसकी थी। तकिए में मुंह छुपाए वो नाजुक सी लड़की रो पड़ी थी। उसे तकलीफ हुई थी, दर्द हुआ था। उसने बहादुर बनते हुए एक सिसकी भी होठों से नहीं निकाली थी, लेकिन अब वो रो रही थी, हिचकियों से रो रही थी। नहीं रोई वो वैदिक के सामने, पर अब वो रो रही थी। मुश्किल से अपने अकड़े शरीर को ढीला छोड़ते हुए वो सीधी हुई थी। कमरे की छत को देखती हुई कितने ही आंसू वो बहाती चली गई। वैदिक सिन्हा ने आज उसका मान तोड़ दिया था, उस नाजुक सी गुड़िया को तोड़ दिया था, पर इस सब की वजह वो खुद ही तो थी। एक आह ऊंची हुई थी उसके होठों से। क्यों वैदिक, क्यों क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ? तुम तो खुद को एसपी कहते हो ना, अपराधी को पहचान लेते हो, आंखों से सच्चाई जान लेते हो। फिर ये सक्षमता मेरी तरफ से कहाँ चली गई? क्यों नहीं समझ पाए तुम कि मैं बेगुनाह थी, मैंने कुछ भी नहीं किया? क्यों? वो बिस्तर को मुट्ठियों में दबोचे सिसक रही थी। वैदिक ने उसे वाकई ऐसी सजा दी थी कि उसकी आत्मा तक घायल हो गई थी। ये एक ऐसा दर्द था जिसका कोई इलाज नहीं था। मेघा को होश आया तो सिया आंटी को अपने सिरहाने के पास ही बैठा पाया। वे बहुत चिंतित थीं। मेघा एकदम उठकर बैठी। उसे याद आया कि वो समीर की बात सुनते हुए दरवाजे से अंदर जाने लगी थी, लेकिन एकदम बेहोश होकर गिर गई थी। अब कैसी हो मेघा? सिया आंटी ने फिक्रमंदी से पूछा। जिंदा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो बिलख उठी। जबकि समीर पास खड़ा होंठ भींचे उसे देखता रहा। सिया जी ने एक नज़र समीर को देखा। माँ की तबीयत को देखते हुए वो उन्हें वहाँ से उठाते हुए उनके कमरे की ओर ले गया, जबकि मेघा बस रोती रही। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि समीर पहले से शादीशुदा था, न केवल शादीशुदा बल्कि एक बच्चे का बाप भी। वो सख्त गुस्से के मारे उलझन सख्त पेचो ताव खा रही थी। उसे यहाँ नहीं रहना ये सोचते हुए वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे का रुख किया कि तभी समीर अंदर दाखिल हुआ। कहाँ जा रही हो? तीखे अंदाज में पूछा।
मुझे आपके साथ नहीं रहना समीर, आपने मुझे चीट किया है। वो दुख से रोते हुए बोली। क्यों? क्या मैंने तुमसे मोहब्बत के दावे करके शादी की जो तुम मुझे चीट कह रही हो? वो भी दरवाज़ा लॉक करता उसके सामने हुआ था। आपको बताना चाहिए था शादी से पहले कि आप शादीशुदा और एक बच्चे के बाप हैं। वो पलकें झुकाकर दुख से रोते हुए बोली। तुम अनजान हो तो ये तुम्हारा कसूर है, जबकि तुम्हारे घर वाले सब जानते थे। मैंने इस बारे में तुम्हारे पापा से कुछ भी नहीं छुपाया था, उन्हें सब बता दिया था। इसके बावजूद उन्होंने इस शादी की हामी भरी। इसका मतलब कि वे राजी थे, समीर ने साफ गोई से कहा। पापा जानते थे? वो हैरान हुई थी। हाँ, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था मेघा। मैं शादीशुदा हूँ और 6 महीने का एक बच्चा भी है मेरी लाइफ में, जो इस समय अपनी माँ के पास है। कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा है हमारा। उसे दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए वो बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जल्दी ही इस केस की सुनवाई हो जाएगी और मेरा बच्चा मेरे पास होगा। समीर के लब और लहजे में अपने बेटे के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत झलक रही थी। आप उस लड़की को डाइवोर्स दे देंगे? मेघा ने धीमी आवाज़ से पूछा। समीर ने क्लियरली उसे बताया। तो मेघा ने गहरा सांस छोड़ते हुए बिस्तर पर बैठते हुए समीर को देखा। पानी। उसे अपना गला सूखा हुआ महसूस हुआ। समीर ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाया। मेघा, अभी तुम रिलैक्स हो जाओ। मुझे ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ते जोड़ने की आदत नहीं। मैं मम्मी को देखकर आता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। समीर एक समझदार, सुलझा और मैच्योर इंसान था और मेघा को शुरू से उसकी नरम खूबी ने अपनी ओर आकर्षित किया था। यही वजह थी कि वो इस शादी के लिए मान गई थी। पर अब वो सोचों में डूबी हुई थी कि क्या वो समीर के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती है, वो भी इस हालात में जब उसका एक 6 महीने का बच्चा भी है। इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिल रहा था। सुबह के वक्त अबनी की आँख खुली। वो आलस से अपनी आंखें खोलती अपने दिमाग को जगाने लगी। वो रात उसी पोजीशन में सो गई थी। वैदिक कहाँ था वो नहीं जानती थी। अब दिमाग जागा तो रात के सारे दृश्य एक एक करके उसे याद आने लगे। उसने कसकर जबड़े भींचे और बिस्तर से उठने की कोशिश की। उसकी टांगों से अब भी जान निकली हुई थी। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। अपनी हालत को देखते हुए वो बुरी तरह कांपी थी। सामने नज़र कॉच पर जाकर ठहरी, जहाँ तकिया रखा हुआ था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, वैदिक कहीं नहीं था। अबनी उसी हालत में उठकर खड़ी हुई कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। रोशनी बाहर आई तो अबनी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। जबकि उसे इस हालत में खड़ा देख वैदिक ने तुरंत अपनी नज़रें फेर लीं और कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। उसके दिल में अबनी के लिए जरा भी हमदर्दी पैदा नहीं हो रही थी। वो खुदसर थी, अपनी मन मर्जी करने वाली लड़की। वैदिक अब उसे मुंह भी लगाना नहीं चाहता था। उसके जाते ही अबनी ने मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाथरूम का रुख किया। उसे शावर लेकर भगवान जी के पास भी तो जाना था। उनके चरणों में बैठकर उनसे माफ़ी मांगनी थी, जो उसका और उसके भगवान का मामला था। भगवान जी के सामने जाकर खड़ी हुई और उनके सामने हाथ जोड़े तो आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, तू जानता है अबनी बुरी नहीं, लेकिन वक्त और हालात ने उसे बुरा बना दिया। मैं वैदिक की गुनहगार हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कि माफ़ी मांग सकूँ और उसकी दी हर सज़ा सहने को भी तैयार हूँ। हे भगवान, तू बस मेरा हौसला बनाए रखना। एक रिश्ता निभाते निभाते मैंने सारे रिश्ते खो दिए हैं। वो जो किसी के सामने नहीं रोने वाली थी, आज भगवान जी के सामने रो पड़ी थी। कब दरवाज़ा खुला, कब वैदिक अंदर आया, वो नहीं जानती थी। आंसू पोंछते हुए पीछे पलटी तो अपने पीछे वैदिक को खड़ा पाया। तुम जैसी लड़की की आंखों में आंसू कुछ सूट नहीं कर रहे। उसकी बात पर अबनी ने शिकायती अंदाज में उसे देखा, जिस पर वैदिक झुंझलाया। एक तो सब कुछ उसने खुद ही बर्बाद किया था और फिर इतनी शिकायती आंखों से उसे देखती तो वो गुस्से के मारे अंदर ही अंदर ज्वालामुखी बन जाता था, बस जैसे फटने की देर होती थी। मेरे सामने इतनी मासूमियत का ढोंग मत रचाना अबनी, वैदिक सिन्हा। वैसे तुम्हें एक न्यूज़ भी देनी थी, याद ही नहीं रही। वो पलटकर सोफे पर जा बैठा। आपकी कजन, जिसे हटाकर तुमने मुझसे विवाह किया, उसकी भी शादी हो गई है, अपनी माँ के दोस्त के बेटे समीर मेहरा से। वो उस पर अपनी तरफ से बम फोड़ रहा था, जबकि वो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। जानती हूँ, लापरवाही से जवाब देती वो बिस्तर की ओर बढ़ी। कुछ देर पहले ही वो बेडशीट चेंज कर चुकी थी। पूरा कमरा बहुत अच्छे से सेट था। कैसे जानती हो? वो उठकर उसके पास आया और बाजू से थामे उसे अपनी तरफ मोड़ा। क्यों बताऊं? मैं पाबंद नहीं आपको हर बात बताने की। वो वापस अपनी टोन में आते हुए बोली, पर इस बार तुम की जगह आप कहकर बोल रही थी।
तुम अब सिर्फ मेरी पाबंद हो, अवनी वैदिक सिन्हा। अब मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। वो उसे खूंखार देखते हुए लहजे में बोला तो वो जख्मी सी हंसी हंसी। अवनी दीक्षित को किसी की जरूरत है भी नहीं, मैं अपने लिए खुद ही बहुत हूँ। वो झटके से अपनी बाजू छुड़ाते हुए तेज लहजे में बोली, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारी ये अकड़ तो आज रात तोड़ूंगा, और वो भी इस तरीके से कि जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करूंगा। ओहो, तो मैं डर जाऊंगी आपसे? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। वैदिक ने माथे पर बल डालते हुए उसे देखा। आज रात डरोगी। वो उसके पास होते हुए उसकी कमर में हाथ डालते अपनी उंगलियों से उसकी कमर को जकड़ गया। वैदिक उसकी उंगलियों की चुभन महसूस करते हुए वो बुरी तरह से इसकी, क्या हुआ? दर्द हुआ ना? ये तो आज रात बताऊंगा, और बहुत अच्छे तरीके से, जब तुम्हारी सिसकियां ऐसे ही गूंजेंगी। तो क्या जरूरत थी गुजरी रात मुझ पर दया दिखाने की? रात को भी ऐसे ही तकलीफ दे देते। क्यों हट गए थे पीछे? वो जो बाहर जा रहा था उसकी बात पर फिर से रुक गया। लिहाज कर गया था कि तुम भले मेरी गुनहगार हो, लेकिन हो तो एक नाजुक सी लड़की ही ना। लेकिन मैं गलत था, तुम तरस खाने के लायक नहीं, और तुम्हारी ये खूबसूरत जबान जो कैंची की तरह चलती है ना, इसे काटना ही पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, वो नम आंखों से मजबूत लहजे में बोली। तुम ढीठ हो। वैदिक उसे गुस्से से घूरते बाहर निकल गया, जबकि वो गहरा सांस भरती वहीं बिस्तर पर ढहसी गई। कितना आसान होता है अपने लिए जीना, और कितना मुश्किल होता है किसी और के लिए जीना। वो इन्हीं सोचों में उलझी थी कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। नंबर देखकर उसके होंठ भिजे थे। अब इसे क्या मसला है? वो धीरे से कॉल रिसीव कर गई। हर बात की एक हद होती है मेघा, अब बस कर दो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो एकदम भड़क गई थी। दरवाजे से अंदर आता वैदिक रुक गया। हरगिज नहीं, चुप रहो, अब वहीं रहो, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा बहाकर। वो अपनी अजली बदतमीजी से बोल रही थी। वैदिक अंदर आते माथे पर बल डाल गया। अवनी की इस तरफ से पीठ थी जिस वजह से वो वैदिक को देख नहीं पाई थी। मेघा, मैं अब कुछ ऐसा नहीं करने वाली। बहुत हो गया, जितना लेना था तुमने ले लिया मेरा इम्तिहान, और उतार दिया मैंने एहसान तुम्हारा। अब और नहीं। तुम्हारे नसीब तुम्हारे साथ, मेरे नसीब मेरे साथ। अवनी दीक्षित का लहजा मजबूत था। वो कॉल बंद करने लगी कि मेघा ने फिर कुछ कहा, जिस पर अवनी गुस्से से बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। अपनी हद में रहो मेघा, खबरदार जो मेरे वैदिक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगी तुम्हारी, समझी? अब वैदिक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी तुम? मैंने जो पाया सो पाया, और जो कुछ खोया है तुमने खुद खोया है, अपनी मर्जी से खोया है। अब मुझे फिर से फ़ोन मत करना। अवनी अपना गुस्सा काबू करते कॉल बंद करते पलटी। सामने वैदिक सिन्हा को देखकर सन्न हो गई। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। वैदिक का चेहरा साफ बता रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो सिर झुकाकर फिर से उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में ढेरों सवाल और माथे पर बलों का जाल था। अगले दिन रिसेप्शन की पार्टी वैदिक सिन्हा ने जितनी धूमधाम से दी थी, समीर ने उतनी ही सादगी से की थी। सब समीर और मेघा की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे, जबकि अवनी अपनों की राह देखती ही रह गई थी। कोई भी तो नहीं आया था, और उसकी आंखें नम हो गई थीं। पर वो लड़की कमाल का संयम रखती थी। रिसेप्शन पार्टी के खत्म होने के बाद वैदिक ने उसे घर ले जाने की बजाय उसे दीक्षित महल लाया था। प्लीज वैदिक, घर चले, मुझे नहीं जाना है दीक्षित महल। अवनी ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ जमाते हुए कहा। जो कहना है अब वहीं चलकर कहोगी, वैदिक ने अत्यंत संजीदगी के आलम में कहा। नहीं वैदिक, प्लीज नहीं, ऐसा मत करें। मैं वहां जाकर कुछ नहीं बोलूंगी। जो हो गया अब उसे खत्म कर दे। अब और कोई फसाद नहीं करना मुझे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं थक गई हूँ। वो रोते हुए बोली, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठा दूँ। जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद तो अंकल जी तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दें वो भी कम है। वैदिक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए गुस्से से कहा। आप अब मार दे मुझे, उधेड़ दे मेरी चमड़ी, जो चाहे सजा दे दें, लेकिन सबके सामने यूं बदनाम मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो जिस तरह बिलख बिलख कर रो पड़ी थी, वैदिक का दिल बुरी तरह पसीजा था। कल तक वो लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, और अब वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। और वैदिक सिन्हा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की का असली रूप कौन सा है। वो झटके से गाड़ी रोक गया। अब वो बुरी तरह उलझन का शिकार था कि करे तो क्या करे। दिमाग कहता था अवनी की बात सुनो, जबकि दिल कहता था कि उसकी मत सुनो। वो गहरी सांस लेकर गाड़ी वापस मोड़ गया, जिस पर अवनी ने एक सुकून का गहरा सांस लिया।
पर वो ये नहीं जानती थी सुख की घड़ी कुछ पल की ही थी। वैदिक सिन्हा मोबाइल पर आती कॉल पर चौंका था। कॉल रिसीव करने पर वो झटके से गाड़ी रोक गया। अचानक गाड़ी रोकने से अवनी को जोर से झटका लगा और वो डैशबोर्ड से टकराई थी। वैदिक सिन्हा मोबाइल एक तरफ करके अवनी की ओर मुड़ा था। अवनी, आर यू ओके? चोट तो नहीं आई तुम्हें? वो अत्यंत परेशान हुआ था और अवनी ने माथे पर हाथ रखे उसे हैरान नज़रों से देखा था। आपको मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है? वो जितनी हैरानी से पूछ रही थी, वैदिक सिन्हा अपने होंठ भींच कर रह गया और मोबाइल उठाया। कॉल अब कट चुकी थी। वो अब गाड़ी अस्पताल के रास्ते पर डाल गया, जहां जाकर सारी हकीकत का खुलासा होना था। लेकिन अचानक ही दो बाइकरों ने उनका रास्ता रोका। उनके हाथों में, इससे पहले कि वैदिक सिन्हा अपनी गन निकालता, वो वैदिक सिन्हा और अवनी की तरफ तानकर इशारे से उन्हें गाड़ी से बाहर आने को कहने लगे। शॉल ठीक से ओढ़ो और गाड़ी से बाहर मत उतरना। अवनी की तरफ देखता हुआ वो धीरे से बोलता खुद गाड़ी से नीचे उतरा। उन्होंने कुछ डिमांड की थी। वैदिक सिन्हा के इनकार पर उन्होंने वैदिक सिन्हा को एक घूंसा मारा था, जिसे वो काबू से सह गया। एसपी, बेहतर होगा वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ साथ इस लड़की को भी कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। वो आदमी गुर्राया था। उसने अब भी अपनी गन वैदिक सिन्हा की तरफ तानी हुई थी। उनमें से एक ने अवनी की तरफ वाली गाड़ी का दरवाजे का कांच तोड़ते हुए उसे बाहर निकाला। बेखबर अवनी की चीख निकली थी। वैदिक सिन्हा आगे बढ़ा कि तभी वो आदमी उसके पेट में एक जोरदार वार कर गया। आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप दे दो। वो आदमी फिर से गुर्राया। अवनी के सिर से शॉल उतारकर उस व्यक्ति ने दूर फेंकी थी। अवनी का पूरा शरीर कांप रहा था। आज उसकी रिसेप्शन पार्टी का लहंगा ऐसा था कि उसके शरीर की सुंदरता पूरी तरह से प्रकट हो रही थी, और इसीलिए आते समय वैदिक ने उसके ऊपर एक काली शॉल डाल दी थी। उफ एसपी, इतना हौसले लिए रात के समय अकेले घूम रहे हो? पार्टी देना तो बनता है। वो एक कमीनी सी हंसी हंसा था, जिस पर वैदिक सिन्हा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था, और अगले ही पल उसी के हाथ में पकड़ी हुई उसके साथी की तरफ करते हुए उसकी खोपड़ी की तरफ करते हुए एक जबरदस्त वार किया था, जबकि बिना पलक झपके दोबारा से उसकी खोपड़ी के ढक्कन को खोल दिया था। 1 मिनट से भी कम समय में ये सब कुछ हुआ था कि अवनी खुद वैदिक सिन्हा की इतनी तेजी देखकर दंग रह गई थी। वो घबराकर इन दोनों बेजान होते वजूद को घबराई हुई हालत में देख रही थी। इतने में वैदिक सिन्हा ने उसकी शॉल वापस लाकर उसे उड़ा दी थी। वो बिना पलक झपके उसे देखे गई। वैदिक सिन्हा ने उसे बिना कुछ कहे गाड़ी में बिठा दिया और खुद डीएसपी रंजीत को कॉल करने लगा। यहाँ रेड लाइन चौराहे पर 2 चूहों की बेजान बॉडी पड़ी है, आकर इन्हें ठिकाने लगाओ। अपना आदेश जारी करते हुए वो बिना जवाब सुने गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अवनी की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वो वैदिक सिन्हा से कुछ कहे। वो सच में वैदिक सिन्हा के इस काम से बुरी तरह डर चुकी थी। आओ। अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकते हुए वो बोला तो अवनी अपने ख्यालों से बुरी तरह चौंकते हुए वैदिक सिन्हा को देखने लगी। वो उसे लिए अस्पताल के अंदर घुसा। वहां मौजूद लोगों ने इस नए शादीशुदा जोड़े को बहुत ही जलन भरी निगाहों से देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं वैदिक? वो धीमे स्वर में पूछ रही थी। लेकिन आईसीयू के बिस्तर पर मौजूद उस लड़की को देखकर अवनी के पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। वो फटी फटी आंखों से सामने बिस्तर पर पड़ी लड़की को देखती चली गई। अगर तुम्हें इस एहसान का बदला चुकाना है तो तुम्हें वैदिक सिन्हा से मेरी शादी रुकवानी होगी। कैसे, ये तुम खुद सोचो। लेकिन मुझे वैदिक सिन्हा से शादी नहीं करनी। मेघा की बात पर अवनी ने होंठ बीचे थे। लेकिन अगर वैदिक सिन्हा न माना तो अवनी परेशान हो गई। तो तुम हो ना हर मर्ज की दवा? मेघा ने सिर झटकते हुए कहा। कि एहसान उतारने का कोई और तरीका नहीं? अवनी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। हरगिज नहीं। वो पूरी तरह से वार करती हुई वहां से चली गई थी, जबकि अवनी बेबसी से उसे जाता हुआ देखती रह गई। सिर्फ एक बार उसने अवनी की मदद की थी, जब अवनी किडनैप हो गई थी और मेघा ने उसकी मदद की थी। उसने उसे बचाया था क्योंकि मेघा ने उसे उन लड़कों को ले जाते हुए देख लिया था और फिर बिना किसी की मदद से उसने अवनी को उन लड़कों से आज़ाद करवा लिया था। इस बात का किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो पाई थी और अवनी ने ही मेघा को मना किया था। अगर ये बात उसके घर में पता चल जाती तो उसका बाहर निकलना बंद हो जाता, और अवनी ऐसा नहीं चाहती थी। ये मेघा का अवनी के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान था कि मेघा ने उसकी ये बात हर किसी से छुपा ली थी और अब वो उससे उसके इस एहसान का बदला मांग रही थी।
वो वैदिक सिन्हा से उसका रिश्ता बचपन से तय हो चुका था और इस रिश्ते को किसी भी हालत में ख़त्म नहीं किया जा सकता था, जबकि वो समीर को पसंद करती थी। उसे अपनी सिया आंटी से बहुत प्यार था। बचपन में वो उनकी ही गोद में पली बड़ी थी। अपनी सगी माँ से ज़्यादा सिया आंटी को वो अपनी माँ मानती थी। जब वो 10 साल की थी तब सिया आंटी उसे रोता बिलखता छोड़कर कनाडा चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिल से अपनी सिया आंटी के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई थी। उस समय समीर की उम्र 16-17 साल की थी। समीर उसे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था और फिर कब वो पसंदीदगी मोहब्बत में बदल गई मेघा को पता ही नहीं चला। अब वो उसके साथ कनाडा जाना चाहती थी। यही वजह थी कि वो वैदिक सिन्हा से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में उसने अवनी से अपने एहसान का बदला मांगा। साथ में ये भी कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सब कुछ तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी और आगे तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठे तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। और अवनी उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। वो वैदिक सिन्हा को बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं रोक पाई थी, तो उसने अपने किरदार को निशाना बनाया। वैदिक सिन्हा के किरदार को भी निशाना बनाया। सबकी नज़रों में खुद को गिरा लिया। भरी महफिल में अपने घर वालों को जलील और रुस्वा कर दिया और उसके एहसान का बदला उतारा, लेकिन सब बेकार गया। आज वो आईसीयू में थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा था। रिसेप्शन के फंक्शन के तुरंत बाद उसका और समीर का झगड़ा हुआ था, जिसमें समीर ने गुस्से में उसे तलाक की धमकी दी थी और वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। तो समीर घबराए हुए उसे अस्पताल लेकर आया था, जहां उस समय सभी लोग मौजूद थे और सब मेघा के लिए परेशान थे। अवनी को देखकर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि अवनी का ध्यान आईसीयू की ओर था, जहां मेघा बेसुध पड़ी थी। इस सब की वजह तुम हो। मेघा की मां ने गुस्से में अवनी को वहां से धक्का दिया। वो जो इस आफत के लिए तैयार नहीं थी, बुरी तरह लड़खड़ाती जमीन पर गिर गई। राम के साथ साथ दूर से आते वैदिक सिन्हा ने भी ये मंजर देखा और गुस्से में होंठ भींचते हुए अवनी की तरफ कदम बढ़ाए। उसे जमीन से उठाया। तुम ठीक हो? उसे सहारा देते हुए उठाते हुए वो फिक्रमंदी से बोला। वैदिक सिन्हा को दुख हुआ था। कोई भी अपना उसे सहारा देने आगे नहीं बढ़ा था और इस सब की जिम्मेदार भी वो खुद ही थी। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची आज इस हालत में है। तुम मर क्यों नहीं गई? मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। मेघा की माँ खड़ी खड़ी रोए जा रही थी। उनकी बद्दुआएं सुनती अवनी अपने होंठ भींचे अपनी हिचकियों पर काबू पाती सिर झुका गई। जिम्मेदार अवनी नहीं, मेघा है। अचानक से वैदिक सिन्हा के मुंह से निकले शब्दों ने सब कुछ चुप करा दिया। समीर भी उलझी निगाहों से उसे देखने लगा। इससे पहले कि वैदिक सिन्हा कुछ कहता, डॉक्टर की पुकार पर सब उसकी ओर मुड़ गए। पेशेंट को होश आ गया है। आप में से अवनी कौन है? साथ ही सवाल किया। आपको वो अंदर बुला रही हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखिए उन्हें कोई मानसिक तनाव ना हो। शुक्र करें नर्वस ब्रेकडाउन होने से बच गई, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता। डॉक्टर उन्हें समझाती और चेतावनी देती हुई आगे बढ़ गई। अवनी आईसीयू की तरफ बढ़ी तो मेघा रो रही थी। ये क्या किया? अवनी ने आंसू पोंछते हुए उससे पूछा। सजा मिली है तुम्हें दुख देने की, वो टूटे हुए स्वर में बोली। मुझे माफ़ कर सकती हो? वो अवनी के आगे हाथ जोड़ गई तो अवनी ने रोते हुए उसके हाथ नीचे गिरा दिए। तुम बस ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतने में मेघा की माँ अंदर आ गई, जिन्हें देख मेघा ने गहरी सांस ली। अवनी, मैं सबको सच्चाई बताना चाहती हूँ। सब बातों की कसूरवार मैं हूँ मम्मी जी। वो अपनी माँ के हाथ थामते हुए बोली तो वो अपने आंसू पोंछते हुए अवनी को गले लगा गई, क्योंकि वैदिक सिन्हा ने बाहर सबको सारी हकीकत बता दी थी। अब अवनी दीक्षित से नाराजगी कैसी? वो एहसान के बोझ तले दब के सब कुछ करती चली गई। सबके धिक्कार भी सहे, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। वो बहुत हिम्मत और सब्र वाली थी। सभी ने अपनी दीक्षित को दिल से गले लगा लिया। वो अपने माँ बाप से मिली, जबकि राम बहन को गले लगाता बुरी तरह शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन अपनी दीक्षित ने किसी को शर्मिंदा नहीं किया, क्योंकि वो खुद को अब भी कसूरवार समझती थी। उसने पलटकर वैदिक सिन्हा को देखा, जो उसके पापा को गले से लगाता मुस्कुरा रहा था। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। न केवल खुद, बल्कि उसका दिल भी ऐसा ही प्यारा था। उसने अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस की तो वैदिक सिन्हा ने उसकी ओर देखा तो वो नज़रें फेर गई। समीर ने मेघा के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। सारी सच्चाई जानने के बाद समीर को कुछ पल के लिए गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर ये सच्चाई कि वो समीर को पसंद करती थी, इसीलिए ये सब कुछ किया, तो समीर को एक अजीब सा एहसास हुआ था। वरना वो अब तक अपने दिमाग में यही घुसाए बैठा था कि उसे एक ठुकराई हुई लड़की मिली है। किसी ने ठुकराई और उसके पल्ले बांध दी गई,
जिस वजह से वो मेघा दीक्षित को छोड़ने का इरादा बांध गया था। पर उसकी हालत देखते और उसके दिल की असल बात जानने के बाद वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो समीर से सच्चा प्यार करती है। उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी, इसलिए उसने उससे माफ़ी मांग ली। मेघा ने भी उसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि अब माफ़ करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था ना। वो समीर के साथ साथ उसके बेटे को भी अपनाने के लिए तैयार थी, जो अब तक उसकी माँ की कस्टडी में था। पर समीर उसकी कस्टडी लेने का इरादा रखता था। सब कुछ वापस अपनी रूटीन पर लौट आया था। एसपी वैदिक सिन्हा अभी कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से वापस आया था। वो बहुत थका थका सा लग रहा था। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था अवनी दीक्षित अपने माता पिता के घर थी। वो मेघा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए उसे समीर के साथ अब भेज चुकी थी और खुद वैदिक सिन्हा के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन दोनों ही अहंकार के मारे एक दूसरे का इंतजार ही करते जा रहे थे। वो ड्राइंग रूम से होता हुआ अपने कमरे की ओर थके हारे कदमों से अंदर आया। लाइट्स ऑन की तो सामने का दृश्य देखकर वो दम भर के लिए चुप रह गया था। लाल रंग की साड़ी में अवनी का खिलता रूप देखकर वो कुछ पल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। तुम कब आई? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड। वो उसके सामने केक लाती मुस्कुराते हुए उसके आगे केक रखकर उसे काटने का इशारा कर गई। उसे आज ही वैदिक सिन्हा की माँ से पता चला था कि वैदिक सिन्हा का आज बर्थडे है और वो बिना किसी अकड़ के वापस आई थी और उसके बर्थडे को यादगार बनाने का सोचा। मुझे हैरत हो रही है कि तुम वापस आ गई हो। वो केक काटने के बाद सोफे पर बैठा अब अपनी बगल में बैठी अवनी को देख रहा था। उसने पुलिस की यूनिफॉर्म बदल ली थी और अब वो रिलैक्स टी शर्ट और ट्राउजर में था। आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चली जाती हूँ, वो मुंह बनाते हुए बोली। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वो उसे कलाई से थामे अपने ऊपर गिरा गया। उसकी नाक की टिप पर केक लगाते हुए वो उसे हक जताती नज़रों से देखता उसके साड़ी के पल्लू को धीरे से नीचे सरका गया। अवनी की गहरी होती सांसें वैदिक सिन्हा को अपनी ओर खींच रही थीं। उस रात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत गुस्से में करीब आ गया था तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर तुम्हारी ये जबान बाहर निकालो से जरा। वो एकदम गंभीर लहजे में गंभीरता से बोला। तो अवनी ने नासमझी से अपनी जीभ जरा सी बाहर निकाली तो उसने उसकी जीभ को अपने होठों में तीव्रता से लपेटते हुए उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे और उसे अच्छा खासा तंग करता वो उसको बाहों में लिए हुए बिस्तर की ओर बढ़ गया। वैदिक, क्या मेरी जबान खा जाएंगे आप? वो नाराजगी से बोली। होठों से ज़्यादा नशीला स्वाद तो तुम्हारी जबान का था, बस शब्द ही कड़वे हैं। वो उसे बिस्तर पर लिटाते हुए उसकी साड़ी से स्पष्ट होते गहरे उतार चढ़ाव को देखता पल भर में बह गया था। आज नहीं उकसाओगी? वो पास में पड़े रिमोट से लाइट्स ऑफ करता गंभीर लहजे में सरगोशी करते हुए बोला। आप तो यही चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं और आप मेरी जबान, सिर्फ जबान नहीं, आज तुम्हें पूरा का पूरा चखूंगा, सर से पांव तक, और फिर सुबह बताऊंगा किस हिस्से का टेस्ट सबसे मीठा। अवनी उसकी बोल्ड बातें सुनती कानों तक लाल हो गई थी, जबकि वैदिक ने अपनी जीभ से अवनी के नरम नाजुक वजूद पर फिसलना शुरू कर दिया था। अपने होठों पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की थी अवनी ने। वो उसकी जबान को तो रोक गई थी, लेकिन हाथों की शरारतें शुरू हो चुकी थीं, जिन्होंने अवनी की जबान को भी तालू से चिपका दिया था। अब कमरे में दोनों की गहरी सिसकियां गूंज रही थीं। शादी के पवित्र और मजबूत बंधन में बहुत ताकत होती है। यही वजह थी कि दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना लिया था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।